स्फेरिकल मिरर के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी थे उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था और समझा था। और आज उन्हीं सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज की इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग कुछ बेहतरीन कर सकते हो कि प्रॉब्लम से करने जा रहे हैं, जो जेईई मेन और नीट के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये कह सकते हो कि ये शायद आप लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पहला न्यूमेरिकल होगा और इस मतलब स्फेरिकल मिरर का ये पहला न्यूमेरिकल है। और देखो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसमें देखो सभी आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से समझाते हैं। उसमें ज्योमेट्री का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस आपका कह सकते हो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं, तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे ऑप्टिक्स में बहुत ही कम फॉर्मूला है। मेन आपका एप्लीकेशन है ज्योमेट्री का, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये दिया हुआ है कि मार्जिनल रे फॉल्स ओपन अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ये जो डायग्राम हम बनाए हैं, ये डायग्राम गिवन है कि इस पर एक मार्जिनल रे इस तरह के इंसिडेंट हो रहा है और ये रे के नेचर के बारे में बता दिया है कि ये जो रे है ये किस तरह का रे है, मार्जिनल रे। क्योंकि हम लोगों को पता भी है पहले से कि अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, वो जब भी रे ऑफ लाइट से इंटरेक्ट करता है तो वो दो तरह के रे ऑफ लाइट से इंटरेक्ट कर सकता है, या तो मार्जिनल रे और क्या होता है पैरेक्सियल रेज। तो शायद आपको ध्यान में होगा कि मार्जिनल और पैरेक्सियल रेज का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ऐसे रेज ऑफ लाइट जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है उनको पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट कहते हैं, और ऐसे रेज ऑफ लाइट जो मिरर से, मतलब स्फेरिकल मिरर की मैं बात कर रहा हूं, प्लेन मिरर की नहीं, स्फेरिकल मिरर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे रेज ऑफ लाइट जो स्फेरिकल मिरर से इंटरेक्ट करते समय उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कह सकते हो कि फाइनाइट होता है, ग्रेटर देन 5 डिग्री होता है। तो इस तरह के रेज ऑफ लाइट को हम लोग मार्जिनल रेज ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी आप सम्स करोगे ना, ये दो रे ऑफ लाइट अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी सम्स को बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो इस मिरर से इंटरेक्ट कर रहा है, यह रे ऑफ लाइट क्या है, मार्जिनल रेज ऑफ लाइट है। और इसके लिए हम लोगों के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रे जब भी एक मिरर से इंटरेक्ट करेगा तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा भी था पिछले लेक्चर में फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ का कंसेप्ट कब आएगा, जब ये हम क्लियरली समझेंगे कि वह रे ऑफ लाइट पैरेक्सियल होगा, तभी फोकस या फोकल लेंथ के कंसेप्ट को रिलेट कर सकते हैं पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट के साथ। लेकिन अगर हम मार्जिनल रे की बात करें तो इसके लिए कोई फॉर्मूला हम लोगों के पास अभी तक तो नहीं है और ना शायद मेरे ख्याल से आने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन बच जाता है कि जब भी इस तरह के सम्स को हम डील करेंगे, पहले ये अपने माइंड में सेटअप कर लेना कि जब भी इस तरह के सम्स को डील करेंगे हमको ज्योमेट्री का एप्लीकेशन, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ज्योमेट्री का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे देखो यह रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट हुआ और ये गिवन है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब इस सेंटर से और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं ये इस पॉइंट पर नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्ट होगा और कह रहा है कि जहां भी ये कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर यहां कट कर रहा है। और पूछा क्या है कि ये जो सेंटर से इस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा, और इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं और ये x हम लोगों से पूछा है कि ये वाला जो डिस्टेंस x है ये कितना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्जिनल रेज से रिलेटेड कोई भी स्फेरिकल मिरर में कोई भी फॉर्मूला अभी तक हम लोगों के पास नहीं है और शायद मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, ये x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिचुएशन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मार्जिनल रेज ऑफ लाइट से कोई भी सम्स बनाओगे, सबसे पहला काम ज्योमेट्री का एप्लीकेशन तो करना ही है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे, अब देखो ध्यान से, ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया कि एक ट्रायंगल आपको सबसे जरूरी है, क्योंकि जब भी ज्योमेट्री का यूज करोगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ट्रायंगल का फॉर्मेशन जरूर सोचना कि कहीं पर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हमको जानते हैं फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये एक्स हमको चाहिए, तो इस साइड को कंसीडर करते हुए कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ये ट्रायंगल ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक एक ट्रायंगल ऐसा फॉर्म होगा। तो यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है भाई, आर है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन होगा ये इस स्फीयर का रेडियस होगा। दैट मींस ये वाला लेंथ कितना होगा, रेडियस आर, रेडियस का कह सकते कि रेडियस कितना होगा, आर होगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लेंथ हमको पता होगी आर,
ये लेंथ x, ये लेंथ हमको नहीं पता है, लेकिन और कुछ देखते हैं कि इस ट्रायंगल में क्या क्या पता है। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं C, इसको B नाम दे दिए, इसको A नाम दे देते हैं। ये एंगल कितना 30 है, तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये x हमको चाहिए, क्या करोगे, हम लोगों के पास साइन रूल है और साइन रूल यूज करके हम बहुत आसानी से ये x निकाल सकते हैं। कैसे x निकालोगे, तो इसके लिए सिंपल सा साइन रूल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कि जो चाहिए उसके सामने वाला एंगल ले लो। हमको चाहिए x के सामने वाला एंगल कितना 30 डिग्री। तो फ्रॉम साइन रूल, पिछले दिन मैंने आपको बताया था साइन रूल क्या होता है। फ्रॉम साइन रूल यहां से लिख सकते हैं कि साइन 30 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या करोगे, जो साइड पता है इन तीनों में से ये पता है आपको, ये पता है कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा r होगा, तो यहां से लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक r होगा तो इसके सामने वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, जो पता है उसके सामने वाला एंगल। ये एंगल तो पता नहीं है, अगर ये 30 है, ये 30 है, टोटल 60 और तीनों का समीशन 180 आएगा, तो ये एंगल कितना होगा, डेफिनेटली 120 होगा। ये गिवन नहीं था लेकिन ये हमको पता चल गया 120 होगा, क्योंकि इन तीनों का समीशन अगर 180 होगा तो ये 30 होगा, तो ये 30 होगा, ये कितना होगा 120, तो ये कितना हो जाएगा साइन 120 डिवाइडेड बाई r, क्योंकि जो साइड पता है उसके ठीक सामने वाला एंगल लेंगे साइन रूल अप्लाई करते समय। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं साइन 30 मतलब x इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, या मान लो x को इधर लेके आ गए, r को और इस वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, तो ये r साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 120 इक्वल्स टू x ऐसे लिख सकते हैं, और r साइन 30 और साइन 120 को cos 30 लिख सकते हैं। अब ये सब मत पूछना कि कैसे आ रहा है, cos 30 तो आपको पता ही कैसे आएगा, क्योंकि साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 मतलब cos 30 हो जाएगा, cos 30 आ गया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा r tan 30 लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू कितना हो गया x, और ऐसे लिख सकते हो r tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 1/√3 होता है, और r हम लोग को पता है r गिवन है, r कितना गिवन है 20, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कितना हो गया x, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 20/√3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। ये मेथड 1 है, पहले मेथड इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री का ही यूज किए हैं। ठीक है, और देखो मैंने कहा था कि ट्रायंगल आपको जैसे ही मिल गया, जो पैरामीटर कैलकुलेट करना है सबसे पहले सोचो कि वो किस ट्रायंगल से रिलेटेड है, और उस ट्रायंगल में हम ज्योमेट्री का एप्लीकेशन करेंगे। और देखो यहां पर ये एंगल 30 निकालने के लिए इस पॉइंट पर मैंने क्या अप्लाई किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, हमेशा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा ये डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये प्लेन मिरर के साथ साथ स्फेरिकल मिरर के लिए भी क्या है, वैलिड है, तो इसलिए ये 30 होगा तो ये 30 होगा, और ये हम लोग अल्टरनेट एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। नेक्स्ट क्या किया हम लोग, इसको कैलकुलेट करना था, एक ट्रायंगल ले लिए और वहां पर हम लोग साइन रूल यूज कर दिए, क्योंकि साइन रूल अप्लाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइप का हमको ट्रायंगल नहीं चाहिए, किसी भी आर्बिट्ररी ट्रायंगल के लिए हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी सम को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री के एप्लीकेशन को बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप ये मेथड अगर भूल जाओ। ठीक है, अच्छा बहुत लोग कहेंगे सर हम लोग तो पिछले दिन इसका डेरिवेशन भी किए थे, तो डायरेक्ट बहुत लोग कहते हैं कि नहीं सर इसका वैल्यू x इक्वल टू r/2 cos थीटा होता है, इसको भी तो हम लोग यूज कर सकते थे। ठीक है, तो अगर देखो इसको यूज कर सकते थे कि जैसे ये याद होगा, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था, पी भी निकाला था, r-r/2 cos थीटा, तो ये वाला जो x है, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखो हम लोगों को याद रहेगा नहीं, कभी भी हो सकता है कि अभी याद है तो आप इस सम्स को बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि अगर कह सकते हो कि ये आपको फॉर्मूला याद है, अगर ये वाला डिस्टेंस, लेकिन फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करते समय क्लियर होना चाहिए कि x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये वाला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि आपको शायद ध्यान होगा ये वाला डिस्टेंस पीबी हम लोगों ने निकाला था, पीबी आया था कितना, ये टोटल r माइनस x, और x कितना था r/2 cos थीटा, यहां से ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था कि ये जहां इंटरसेक्ट करेगा पोल से ये डिस्टेंस है, इसका कोई काम नहीं है, बस आपको रिमाइंड कराने के लिए इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस x हम लोगों ने डिराइव किया था, तो कब कह सकते हो कि सर हम ये क्यों करें, हम ये अप्लाई करें, मैंने ये करके इसलिए आपको बताया क्योंकि एग्जाम में आप फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होता है थोड़ा सा, यहाँ r/2 cos थीटा की जगह r/2 sec थीटा कर दिए या cos थीटा को ऊपर ले लिए तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए इस मार्जिनल रेस से रिलेटेड ये वाला फॉर्मूला याद मत रखना, सिंपल सा बात है, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और जैसे ही ट्रायंगल फॉर्म हुआ वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ट्रिगो का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना,
यहां तक तो ठीक था। तो ये तो पहला डायरेक्ट तरीका था, रटे हो तो बढ़िया है, अगर ये याद है तो इंप्लीमेंट कर दो, नहीं याद है तो इस मेथड से कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड देखो ज्योमेट्री का हम यूज करते हैं, क्योंकि पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री का कंसेप्ट और ट्रिगो का कंसेप्ट जितना अच्छा होगा आप समझ को उतने अच्छे तरीके से बना सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है, ध्यान से देखो, हम लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए था, ये वाला डिस्टेंस x चाहिए था। एक तरीका साइन रूल हम अप्लाई करते हैं, साइन रूल में तीनों साइड के बारे में जो जो पता वो लिख देना, तीनों एंगल के बारे में जो पता वो लिख देना, तभी साइन रूल आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये जो छोटा छोटा तरीका है ना, इसलिए जितना ज्यादा एक्सप्लेन करें, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे जाओगे इन्हीं सब चीजों को आपको बार बार यूज करना होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका कोई फिजिक्स का कंसेप्ट नया नहीं है, ये मैथ का एक कंसेप्ट है। जैसे कहने का मतलब क्या, ये एक्स चाहिए। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये एंगल 30 है और ये एंगल 30 है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं। मतलब ये साइड और ये साइड का लेंथ बराबर होगा, इसके साथ ये जो एंगल है इसके ठीक सामने वाला साइड और इस एंगल के ठीक सामने वाला साइड का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये परपेंडिकुलर इस साइड को ध्यान से देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस वाले लेंथ को, अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड बराबर हो गया। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तो ये दो साइड का लेंथ बराबर है और यहां से जो भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लेंथ को ऑलवेज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहां से यहां तक का लेंथ r था, यहां से लेके यहां तक का लेंथ r था, ऐसे कह सकते हो। तो ये जहां कट करेगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस r/2 हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना r, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये r/2 हो गया। ये एंगल 30, अब हमको x चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के थ्रू भी निकाल सकते हो, तो इसको हम मान लेते हैं m, जहां ये हिट के ये वाला पॉइंट को m मान लिए, तो CBM। तो इन ट्रायंगल CBM हमको x चाहिए, तो ये वाला बेस हो गया, यह हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, b/h, तो cos 30 इक्वल्स टू b कितना है, b ये बेस होगा, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, तो b मतलब कितना हो जाएगा, r/2, और ये कितना हो जाएगा, h, x हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2 cos 30। यहां से x निकल गया। ठीक है, तो हमेशा दो ये मेथड है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस ज्योमेट्री का एप्लीकेशन था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि ये मार्जिनल रे नहीं होता, अगर ये पैरेक्सियल रेज होता, मान लो क्वेश्चन ये रहता और लिख देता है पैरेक्सियल रेज फॉल्स अपॉन अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस दिस, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, करे कि वो कहां पर कट करता है इस प्रिंसिपल एक्सिस को, तो कहां कट करता है, मार्जिनल रे है, तो ये हम लोग इतना कुछ करना पड़ा। लेकिन अगर यही रे ऑफ लाइट पैरेक्सियल होता, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है, मतलब वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तब उस केस में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो फोकस से पास करता है। क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज फोकस ऑफ द, कह सकते हो, स्फेरिकल मिरर से पास करेगा। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये मार्जिनल रेज के लिए इतना कैलकुलेशन करना होगा, पैरेक्सियल के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में आपको मार्जिनल रे के बारे में बता दिया कि मार्जिनल रे है, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होता है जहां पर कह सकते हो कि मार्जिनल और पैरेक्सियल के बारे में आपको कुछ भी नहीं देगा, कुछ डेटा दे देगा, लेकिन आपको डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेक्सियल है या मार्जिनल है। आपको डायरेक्ट रे ऑफ लाइट दे देगा और पूछेगा इंटरसेक्शन पॉइंट कहां होगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे यहां पर कुछ भी नहीं दिया कि ये रे ऑफ लाइट कैसा है, इसने कहा दिया कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, करे कि ये जो रे ऑफ लाइट है एम आई रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कह रहा है कि जो भी रे ऑफ लाइट, हमको एक ऐसा रे ऑफ लाइट एम आई लेना है, पहले उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करे, पोल से पास करेगा। पोल से मतलब इस पॉइंट से होते हुए पोल से इस तरह पास कर गया। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। और आपसे पूछा क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन नॉर्मल होगा। और ये जो एंगल है, इस एंगल थीटा की बात कर रहा है कि ये थीटा कितना होगा,
ये थीटा का, क्योंकि देखो डिफरेंट थीटा पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, अलग अलग होगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, ये डिपेंड करता है थीटा पर। देखो थीटा अलग अलग होगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, अब ये बताओ कि ये रे ऑफ लाइट जो एम आई हमको लेना है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल से पास करे, ये कंडीशन गिवन है। पोल का मतलब यही ना, ये कंडीशन हमको गिवन है। इसका मतलब अब यहां से आपको डिसाइड ये करना है कि यह जो रे ऑफ लाइट है वो मार्जिनल होगा या पैरेक्सियल होगा। जल्दी बताओ, मार्जिनल होगा या पैरेक्सियल होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये पैरेक्सियल होता तो कभी भी पोल से पास नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। मतलब पोल से वो एफ डिस्टेंस पर होगा, फोकल लेंथ की दूरी पर होगा, अगर ये पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट होता है। लेकिन ये कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता करना है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पोल से पास कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यह जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेक्सियल नहीं है, या रे ऑफ लाइट कौन सा है, मार्जिनल रे ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इस तरह के रे ऑफ लाइट को हम लोग कहेंगे मार्जिनल रे ऑफ लाइट, मार्जिनल रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, क्योंकि वही यहां से पास कर सकता है। नहीं तो अगर ये सिंपल रे ऑफ लाइट होता, पैरेक्सियल होता, तो ये फोकस से पास करता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब ये पूछा क्या था, ये थीटा पूछा था। क्लियर, अब ये थीटा पूछा है तो क्या करोगे, अब यहां पर देखो फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, उससे भी बन जाएगा, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया एक सिंगल, ये जितना ये क्वेश्चन देख रहे हो और इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए क्योंकि आपको जो कुछ भी इसका सॉल्यूशन पता करना है, या जो कुछ भी दिया गया है, एक सिंगल रे ऑफ लाइट के बारे में दिया गया है। आपको एक बीम ऑफ लाइट नहीं दिया, एक सिंपल सा एक सिंगल रे ऑफ लाइट दिया है, और उससे रिलेटेड सिचुएशन को डील करना है। तो हमेशा ज्योमेट्री और ट्रिगो का यूज करके आप ये सम्स को बनाने की कोशिश करोगे। कोई फॉर्मूला हम लोग के दिमाग में नहीं आना चाहिए जब भी मार्जिनल रेज ऑफ लाइट के बारे में डील करेंगे। पैरेक्सियल होता है तो फोकस से पास करता है, और पोल से एफ डिस्टेंस पर फोकल लेंथ की दूरी पर होता है। लेकिन ये क्या, मार्जिनल है। तो अब क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे, हमको क्या चाहिए था, ये थीटा चाहिए था। थीटा चाहिए तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये थीटा यहां पर कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा। यहां पर देखो कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जो चाहिए उसको लेकर एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। जैसे यहां एक्स चाहिए था तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, यहां थीटा चाहिए तो एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। तो यहां तो कोई ट्रायंगल इस तरफ बन नहीं रहा है। हमेशा ट्रायंगल फॉर्म पहला कंसेप्ट, पहला स्टेप है इस तरह के सम्स को बनाने का, कि हम लोग एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां तो कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा, तो ये थीटा है। लेकिन अगर देखो ये थीटा है, दैट मीन्स ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो हो सकता है कि इस थीटा को लेकर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला फॉर्म हो रहा है भाई। तो यहां पर क्या कर सकते हो, साइन रूल यूज कर सकते हो, साइन रूल यूज कर सकते हो, या जो भी है ज्योमेट्री और ट्रिगो किसी का भी कंसेप्ट लगा सकते हो। तो ये थीटा अगर एंगल है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, नो डाउट। क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा ही आएगा। क्लियर। और देखो और क्या पता है, साइन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता करना है थीटा, तो साइन रूल लगा सकते हैं। तो साइन रूल लगाने से पहले आपको उस ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स के बारे में आपको पता है उनके बारे में लिखो। तो हमको पता है कि ये वाला जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक का, ये लेंथ कैपिटल आर है, ये लेंथ कैपिटल आर है। ठीक है, और देख सकते हो, और ये लेंथ भी कैपिटल आर होगा भाई। क्यों, क्योंकि ये लेंथ आर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी कितना होगा, आर ही होगा। तो कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी आर होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये डिस्टेंस आर निकल गया, ये डिस्टेंस भी आर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद और कुछ पता है, और ध्यान से देखो, ये थीटा है इसके सामने वाला साइड, और ये जो थीटा है इसके सामने वाला साइड, ये दोनों का लेंथ बराबर होगा। इसके सामने वाला जो साइड होगा, और ये क्योंकि एंगल थीटा है, और इसके सामने वाला जो साइड होगा ये भी थीटा, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर होगा। तो ये लेंथ पता है आर है, दैट मीन्स ये लेंथ भी कितना होगा, आर होगा। दैट मीन्स इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का लेंथ पता चल गया। देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला साइड का लेंथ, और ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला साइड का लेंथ बराबर होगा। तो ये हमको पता ऑलरेडी कि आर है, इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा, आर ही आएगा।
ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई। ये तीनों साइड अगर बराबर हो गया तो ये किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म होगा? तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल का ये साइड, इस साइड और इस साइड का लेंथ बराबर आ रहा, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि अगर ये तीनों का साइड बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा। और 3 थीटा, या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि थीटा कितना आ जाएगा? वो 60 डिग्री आ जाएगा। और नहीं तो ऐसे लिख सकते हो कि इन तीनों का समेशन 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/3। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो यहां से कह सकते हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट पोल से पास करे, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो ये थीटा का वैल्यू कितना आ जाए? 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री पर इंसिडेंट होने वाला रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करेगा? पोल से। क्लियर? तो सोच सकते हो 60 डिग्री पर पोल से पास कर रहा है। 60 डिग्री पर ये किससे पास कर रहा है? पोल से पास कर रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल रेस आप समझ सकते हो कि 5 डिग्री से 60 डिग्री तक कह सकते हो मार्जिनल रेस ही, जो भी रेज ऑफ लाइट मिलेगा मार्जिनल रेज ऑफ लाइट होगा। खैर, अब इस पर मेरे ख्याल से ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे सम्स को बनाएंगे। ठीक है, और देखो, और डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं सर, अगर हमको शॉर्टकट पता होता, अगर फॉर्मूला पता होता, तो हम लोग क्या इसको बना सकते थे? तो भाई बना सकते थे फॉर्मूला से। भाई फॉर्मूला नहीं बन सकता था। कैसे? ये डिस्टेंस हम x मानते हैं, और x इक्वल टू कितना होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जहां इंटरसेक्ट करता है, तो x इक्वल टू होता है r/2 cos थीटा। और हमको पता है कि यहां से यहां तक का x कितना है? r है, तो इसको लिख सकते हैं r/2 cos थीटा। तो ये r कैंसिल, तो कह सकते हो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ, और यहां से थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। हो गया। फॉर्मूला से भी डायरेक्ट कर सकते थे, अगर वो फॉर्मूला याद है तब। नहीं याद है तो आपको ज्योमेट्री का यूज करना होगा। ठीक है, एक और बहुत अच्छा सा सम्स देखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें दिया हुआ है कि एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रहा है कॉनकेव मिरर पर। ठीक है, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कंडीशन दे दिया है कि यह जो रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और कह रहा है एंड इट्स हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल टू द फोकल लेंथ। कह रहा है कि इस जो रे ऑफ लाइट कितने हाइट पर है? तो ये जो हाइट है, ये हाइट इस मिरर के फोकल लेंथ के बराबर है। मतलब जिस हाइट से वो उस मिरर को शीट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हाइट कितना है? स्मॉल एफ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपसे पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस CB होगा, और जहां भी इसका फोकस होगा, फोकस कहां होगा? ये फोकस जहां भी होगा उस फोकल लेंथ के डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। ठीक है, तो ये दो रेशियो निकालना है। ये वाला डिस्टेंस जो CB आएगा और जो सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, उन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, और ये 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये आपको कुछ कह सकते हो कि ये डायग्राम भी गिवन है। और इसके बाद पहले देखो, जब भी इस तरह के सम्स को बनाओगे तो क्या करोगे? क्या आपको लगता है कि यह जो रे ऑफ लाइट है, जो B पॉइंट होगा वो फोकस होगा? इसमें सबसे, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यहां पर फोकल लेंथ का इन्वॉल्वमेंट है, तो यह जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेक्सियल होगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि फोकस या फोकल लेंथ का कंसेप्ट कब आएगा? जब पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं। लेकिन पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट कंसिडर करने का मतलब क्या है कि पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट जो आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर वो फोकस से पास करता है, या अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, कन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, तो एक कह सकते हो कि जो पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट होता है, एक कह सकते हो मीन्स होता है जिसके थ्रू, या कह सकते हो कि एक साधन होता है जिसके थ्रू हम किसी मिरर के फोकल लेंथ या उसके फोकस को पता कर पाते हैं, क्वांटिफाई कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये यहां पर पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट अगर नहीं दिख रहा है तो इसके पास फोकस नहीं हो, फोकस है, लेकिन एग्जैक्टली वो फोकस होगा कहां पर, इसको पता करने के लिए हम लोग पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट का सहारा लेते हैं। समझ में आ रहा क्या करें? नो डाउट फोकस का कंसेप्ट पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि फोकस का कंसेप्ट उससे पैरेक्सियल से रिलेटेड है। इसका मतलब कि पैरेक्सियल होगा तभी फोकस का कंसेप्ट आएगा, पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट नहीं होगा तब भी इस मिरर के पास अपना एक फोकस होगा। केवल उस फोकस को पता करने के लिए, उस फोकस का लोकेशन पता करने के लिए हम लोग पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट का हेल्प लेते हैं। उसका कह सकते हो कि वो एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू हम किसी स्फेरिकल मिरर के फोकस को पता करते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट अगर नहीं होगा तो फोकस नहीं होगा। नो डाउट उससे रिलेटेड है भाई, फोकस पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि वो फोकस तभी होगा जब पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट होगा। जब मिरर बन चुका है तो उसका फोकस कहीं ना कहीं होगा, फोकस डेफिनेटली होगा, लेकिन उस फोकस को पता करने के लिए हम लोग पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बहुत लोग के मन में डाउट आ सकता है कि यह जो रेज ऑफ लाइट है, डेफिनेटली कह सकते हो कि ये मार्जिनल या पैरेक्सियल है। पहला कंफ्यूजन यहां क्रिएट होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है कि पैरेक्सियल होगा या मार्जिनल होगा। बहुत लोगों के दिमाग में पहली बात क्या आती है कि यहां फोकल लेंथ का कंसेप्ट आ गया, दैट मींस ये पैरेक्सियल है। नहीं, फोकल लेंथ यहां लिख देने से ये हाइट है, हाइट किसी के इक्वल भी आ जाए तो ये पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, एक मिरर लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर हम ले लिए, और इस मिरर की अगर मैं बात करूं, ये कॉनकेव मिरर ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसके पास फोकस होगा, डेफिनेटली होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल होगा, और फोकस इसके ठीक मिडिल में यहां पर होगा। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, फोकस पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट के हेल्प के थ्रू हम लोग इसके लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, बस उसका एक ही यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो फोकस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और मान लो इस मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर है। और जो रे ऑफ लाइट है ये कह रहे कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये कितने हाइट पर है, 10 सेंटीमीटर के हाइट पर है, क्योंकि कह रहे कि ये जो हाइट है इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये अगर फोकल लेंथ इसका 10 होगा तो ये हाइट कितना होगा, 10। अब ये हाइट पता क्या है, ये हाइट कह सकते हो कि फोकल लेंथ के कंपेयर में ये वाला हाइट जो है लगभग कह सकते हो बराबर है। तो ये हाइट इतना ज्यादा होता है जिससे यह जो रे ऑफ लाइट होता है ये पैरेक्सियल नहीं होता है, मार्जिनल होता है। जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि मार्जिनल है या पैरेक्सियल है, क्योंकि देखो सबसे ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसीलिए एग्जामिनर का ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है कि अगर इसे एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो इसी टाइप का देगा। यह जो पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, यह जो पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, ये मार्जिनल भी हो सकता है और पैरेक्सियल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि यह कितने हाइट से मिरर को हिट कर रहा है। अगर ये हाइट 10 सेंटीमीटर है जो इसके फोकस के कंपेयर में छोटा नहीं है, अगर इसके कंपेरिजन में छोटा नहीं है या उसके बराबर है, तो यह जो रे ऑफ लाइट होगा ये ऑलवेज मार्जिनल होगा। यह जो रे ऑफ लाइट होगा ये ऑलवेज मार्जिनल रे ऑफ लाइट होगा, मार्जिनल रे होगा। अगर ये जितने हाइट से, मतलब h इक्वल टू, मतलब h और अप्रॉक्स इक्वल टू एफ, मतलब h इक्वल टू एफ है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो मार्जिनल रे ऑफ लाइट होगा, पैरेक्सियल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तो पैरेक्सियल कब होगा, हम पहले एंगल के थ्रू बता रहे थे। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि एंगल गिवन नहीं है कि कितने एंगल से इंसिडेंट, मतलब कितने एंगल से इंसिडेंट हो रहा है ये गिवन नहीं है। अगर एंगल दिया होता 30 डिग्री 60 डिग्री तो हम आंख बंद करके कह सकते थे कि मार्जिनल रे है, या अगर 5 डिग्री एंगल दिया रहता तो हम कहते हैं पैरेक्सियल है। लेकिन यहाँ तो एंगल गिवन नहीं है, यहाँ हाइट दे दिया, और हाइट के थ्रू आपको ये डिसाइड करना है। मतलब ध्यान से समझो किस तरह के टाइप ऑफ सम्स आ सकते हैं कि यहां पर एंगल गिवन नहीं है, तो आपको जब तक ये नहीं डिफरेंशिएट करोगे कि मार्जिनल है कि पैरेक्सियल है, तब तक आप आंसर सही करके नहीं आओगे, कभी भी सही करके नहीं आओगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि अब हाइट से कैसे पता चलेगा, एंगल तो पता नहीं है, तो हाइट अगर मान लो इफ एच जो जिस हाइट से ये हिट कर रहा है लेस देन एफ, फोकल लेंथ से बहुत कम हुआ, तब हम लोग बोलेंगे देन the incident ray of light, then the incident ray of light must be paraxial rays, must be a paraxial ray। पैरेक्सियल रे कब होगा,
जब उसका जो जिस हाइट पर वो हीट करा, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर हीट करा, अगर वो बहुत कम हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा रे ऑफ लाइट होगा, पैराक्सियल। जैसे मान लो एक मिरर इस तरह ले लिया और इसका फोकल लेंथ कुछ गिवन है, एफ ले लेते हैं, एफ मान लो 10 सेंटीमीटर है, और जो रे ऑफ लाइट हीट कर रहा है इसका जो हाइट है एच, ये एच हम लोगों को गिवन है, एच गिवन है 1 mm गिवन है, मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 mm देख सकते हो कि सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो जिस हाइट से ये हीट कर रहा है, ये हाइट कंपेयर टू एफ क्या बहुत ही छोटा है, कह सकते हो कि बहुत छोटा होगा। छोटा का मतलब जैसे मान लो कि छोटा नहीं, बहुत ही छोटा हो, मतलब कह सकते हो कि ये सेंटीमीटर हो तो ये mm में हो, ये सेंटीमीटर में होगा तो किस में होगा, mm में होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो हाइट होगा बहुत कम होगा, और इस कम हाइट की वजह से इस रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, पैराक्सियल, क्योंकि इस कम हाइट पर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो लेस देन 5 डिग्री आएगा। लेकिन अगर कंपेयर टू अगर फोकस, अगर ये हाइट कम नहीं है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ जो भी फॉर्म करेगा वो क्या होगा, ग्रेट, एक फाइनाइट होगा, 10 डिग्री होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 60 भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ध्यान रखना है कि हाइट से हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि किस हाइट पर, जिस हाइट पर वो हीट कर रहा है मिरर को, प्रिंसिपल एक्सिस से जितने हाइट से वो आ रहा है पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है, वो हाइट डिसाइड करता है कि वो पैराक्सियल होगा या मार्जिनल होगा। पहले हम लोग पैराक्सियल और मार्जिनल के कंसेप्ट को किससे समझे थे, एंगल के थ्रू समझे थे, लेकिन अब उसी को हम लोग हाइट के थ्रू समझेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मान लो फोकल लेंथ अगर 10 है और ये हाइट दे दिया आपका 2 सेंटीमीटर, तो ये बताओ पैराक्सियल होगा कि मार्जिनल होगा। अभी भी कहोगे कि ये क्या होगा, ये क्या होगा पता है, ये मार्जिनल होगा। क्यों मार्जिनल होगा पता है आपको, थोड़ा सा हिंट देते हैं क्यों मार्जिनल होगा, हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इससे छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये मार्जिनल होगा। कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये तो नॉर्मल हो गया, ये एंगल थीटा है, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हाइट h है और ये हाइट कितना होगा पता है, r। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी r नहीं होगा, मान लो कुछ होगा, ये वाला हाइट हम लोगों का कुछ ले सकते हो, जैसे मान लो कि ये वाला हाइट ना लेकर जो भी आएगा, ये हाइट अगर आप ले लेते हो तो अच्छा ये वाला डिस्टेंस r नहीं होगा, लेकिन ये डिस्टेंस तो r होगा। अगर ये h है ये r है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, मतलब h बाई r, और h हम लोगों का कितना है 2 सेंटीमीटर है और ये कितना है 10, तो ये कितना हो गया 1/5। ये तो बहुत कम नहीं आ रहा, 1/5 आ रहा है, साइन थीटा 1/5, तो कह सकते हो कि बहुत छोटा नहीं आ रहा। अगर ये बहुत छोटा होता है ये वाला वैल्यू, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा, बहुत छोटा आ रहा, तब हम कह सकते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होता है, कम आता है, लेकिन 1/5 का वैल्यू कम नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल मान लो ना कि अगर ये 5 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर, ऐसे समझो, अगर ये 2 सेंटीमीटर नहीं होता, 5 सेंटीमीटर होता और ये 10 होता है, तो ये क्या होता है 5/10, 5/10 का मतलब कितना होता है 1/2, तो थीटा कितना आता है, थीटा आ जाता है 30 डिग्री, नहीं आता, देखो तो आ गया। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये हाइट 5 सेंटीमीटर है, मैंने आपको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करके बताया है, बार बार करें कि ये सब एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, इससे छोटा है, लेकिन ये मार्जिनल रे होगा, पैराक्सियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से, हम बेसिक फंडामेंटल हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये डिसाइड करता है कि रे ऑफ लाइट मार्जिनल होगा या पैराक्सियल होगा। अगर ये थीटा बहुत ही छोटा होगा तो ये पैराक्सियल होगा, अगर बहुत छोटा नहीं होगा तो मार्जिनल होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये थीटा निकालने का तरीका क्या है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये अगर एच होगा तो ये हाइट भी एच होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये तो रेडियस की तरह काम करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लेंथ है ये आर होगा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो ये क्या है बेस, ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इक्वल टू h बाई आर। तो अगर ये 5 है और ये 10 है तो कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल से हीट करेगा वो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री एंगल का मतलब क्या होगा, पैराक्सियल होगा ही नहीं भाई, मार्जिनल होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर h बहुत छोटा होता, mm में होता और सेंटीमीटर में होता, तब हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा आएगा ना, तो यहां भी उसी तरह का कंडीशन आता कि रे ऑफ लाइट ऐसे कुछ आता, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता और ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये थीटा, तो थीटा बहुत वेरी स्मॉल आता है, बहुत छोटा आता है, क्योंकि h बाई एफ का रेशियो क्या होता है, बहुत छोटा आता है।
तो ये पैरेक्सियल होगा। तो ये ध्यान रखना कि एंगल नहीं गिवन हो, लेकिन वो किस हाइट पर हिट कर रहा है, और ये अगर आपको पता करना है कि पैरेक्सियल है कि मार्जिनल, तो ये आप इस तरह पता कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये किससे पता चल रहा है कि ये जो हाइट है कंपेयर करें उसके फोकल लेंथ से, तो ये हाइट फोकल लेंथ के बराबर है। तो फोकल लेंथ के बराबर का मतलब पता है कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, आर के बराबर आएगा, मतलब एच बाई आर। तो ये एच कितना, एफ, आर कितना होगा, ए बाई टू, 1/2 मतलब 30 डिग्री पर हिट करेगा। बहुत 30 डिग्री मतलब कह सकते हो 30 डिग्री पर हिट करेगा वाला रे ऑफ लाइट। तो ये मार्जिनल होगा, पैरेक्सियल ही होगा। अभी देखते हैं कि ये मार्जिनल, ये तो पता चल गया कि ये जो हाइट है इस मिरर के फोकल लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटा नहीं है। अगर बहुत छोटा नहीं है तो ये मार्जिनल रे ऑफ लाइट है, और मार्जिनल रे ऑफ लाइट हो गया तो ये बी जो पॉइंट होगा वो फोकस पथ से पास नहीं करेगा, क्योंकि पैरेक्सियल जब होगा तो वो फोकस से ही पास करेगा। जैसे ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, फोकस पर, आंख बंद करके बता सकते हो। और ये डिस्टेंस कितना होगा, r/2 होगा अगर ये पैरेक्सियल है तो, लेकिन ये फोकस पर कट नहीं करेगा, मार्जिनल रे ऑफ लाइट है। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें जो पूछा है हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये x निकालना है। तो आप लोगों को बताए थे ये x तभी निकलेगा जब इस लेंथ को लेकर एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करोगे, तो हमको पता है ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ये सारा सिचुएशन तो क्लियर हो गया होगा। एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह, ये नॉर्मल इस तरह ड्रॉ कर दिए, एक नॉर्मल इस तरह हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, और ये एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसको लेकर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये थीटा होगा, तो ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये लाइन हम लोगों का क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, ये लेंथ कितना आ गया, x, ये अगर थीटा है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, और ये लेंथ कितना होगा, r होगा। हमको x चाहिए, तो x तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, और नहीं तो साइन रूल लगा दो। साइन रूल किसके बीच में लगेगा, जो पता कर रहे हैं उसके सामने वाला एंगल ले लो, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई x, और जो पता है उसके सामने वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा और थीटा, 2 थीटा, तीनों का समेशन 180, तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई r, और यहाँ से x लिखेंगे r साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस 2 थीटा। हम लोग हमेशा ट्रिगो और सिमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये कितना हो जाएगा, r/2 cos थीटा आ जाएगा। x निकल गया, लेकिन x अभी तक निकला नहीं है क्योंकि थीटा गिवन नहीं है, x निकला नहीं है क्योंकि थीटा गिवन नहीं है। तो थीटा हम कैसे, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस चाहिए भाई, तो थीटा पता करना है। थीटा कैसे पता करेंगे भाई, अगर हाइट गिवन है तो थीटा नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, अभी तो यहां पर दिखाई दी आपको थीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो थीटा निकालने का तरीका क्या है कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इस पॉइंट से, और ये वाला लेंथ कितना है, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, और ये लेंथ हम लोग का f है, और ये लेंथ कितना है, r है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्रायंगल से ये थीटा नहीं निकलेगा, कैसे निकालोगे, तो टेन थीटा नहीं साइन थीटा निकल जाएगा। देयरफॉर इसको हम m मान लेते हैं, और ये a था, तो इन ट्रायंगल AMC इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/H, तो F/R, ये तो क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका F और R, F गिवन नहीं है, लेकिन हमको पता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन आता है, चाहे पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट यहां पर हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट अगर मिरर है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन आता है, F = R/2। ये ऑलवेज किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए लिख सकते हैं, और इस फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने, फोकस का लोकेशन निकालने के लिए पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट का यूज करते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हर मिरर का अपना एक फोकस होगा, और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कितना आएगा, R/2 आएगा, ऑलवेज R/2 आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर F और F को लिख सकते हैं R/2, और ये कितना हो गया, R, ये R और ये R कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं। देयरफॉर थीटा यहां से निकल जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री।
थीटा निकल गया। जब थीटा निकल गया तो एक्स निकल जाएगा, देयरफॉर एक्स कितना आ जाएगा, तो एक्स यहां से निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू आर बाई 2 cos 30, और cos 30 कितना होता है 2 इंटू रूट 3/2, कैंसिल, तो r बाई रूट 3, ये डिस्टेंस निकल गया x कितना r बाई रूट 3। लेकिन x नहीं पूछा था, रेशियो पूछा था। किसका रेशियो पूछा था, तो आप देख सकते हो रेशियो पूछा है आपका द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट b, ठीक है, तो मतलब CB का रेशियो डिवाइडेड बाई टू द फोकल लेंथ, ये रेशियो पूछा है। तो CB हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है, r बाई रूट 3 इंटू एफ, और हम लोगों को पता है कि r का वैल्यू कितना होगा f/2, या सॉरी 2f होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होगा, और ये रूट 3 डिवाइडेड बाई f, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो रेशियो कितना निकलेगा, CB बाई एफ का रेशियो 2/√3, मतलब 2/√3, ए नंबर ऑप्शन हो गया। खैर ये बहुत लेंथी सम नहीं था, लेकिन इसलिए बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किए कि ये सब कंसेप्ट आपको बहुत बार यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, पैरेक्सियल और मार्जिनल रेस ऑफ लाइट, फोकस और फोकल लेंथ, इन सब का जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अभी तक स्फेरिकल मिरर के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो उसके बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, लेकिन स्फेरिकल मिरर पढ़ने के पीछे जो मेन रीजन है वो हम लोगों का है कि एक स्फेरिकल मिरर किसी गिवन ऑब्जेक्ट का किस लोकेशन पर इमेज बनाएगा, उस इमेज का नेचर क्या होगा। नेचर कहने का मतलब क्या है कि वो जो इमेज है रियल होगा या वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा या मैग्नीफाइड होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा। तो ये इसका नेचर ऑफ द इमेज के बारे में हम लोगों को मेनली डिटेल में पढ़ना है। करने का मतलब क्या है कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज का लोकेशन होगा, पोजीशन होगा, और उसके नेचर के बारे में हम लोगों को समझना है। किस केस में, जब हम स्फेरिकल मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब, ठीक है। या तो वो कॉनकेव मिरर हो या एक कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो उन दोनों के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें तो उसका इमेज और उसका नेचर क्या होगा, ये हम लोगों का फाइनल मोटिव है इस चैप्टर का पढ़ने का, ठीक है। लेकिन जब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का मेन मोटिव, हम लोग का मेन गोल क्या है, तो इस गोल या इस मोटिव में हम लोग 2 टर्म को हमेशा इनकाउंटर करेंगे। एक होता है ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑप्टिकल इमेज। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में ऑप्टिकल वाला टर्म हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट लेकर आते हैं ऑप्टिक्स में। लेकिन हम लोग कहेंगे कि अगर जब भी हम इमेज की बात करेंगे तो वहां पर ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग 2 टर्म जो होता है इसको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। एक जो टर्म है ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट का, और सिंपली इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और एक टर्म है ऑप्टिकल इमेज का, और उसको सिंपली हम लोग कहते हैं इमेज कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल इमेज में क्या डिफरेंस है, तो एक्चुअली देखो, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल इमेज की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल इमेज से पहले आप सोचो किसी ऑब्जेक्ट को आप देख कैसे पाते हो। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल ऐसे समझो कि अगर हम लोग जब भी अपने सराउंडिंग स्पेस में किसी भी चीज को देखते हैं तो वहां से रे ऑफ लाइट आता है, और जो रे ऑफ लाइट आता है उस रे ऑफ लाइट जैसे ही हम लोग के आई पर इंसिडेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर लिया है, मान लो कि यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका काम क्या है कि इससे रे ऑफ लाइट ऑल डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा। हो सकता है कि ये खुद से रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करे, या हो सकता है किसी अदर सोर्स इससे रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हो और डाइवर्ज हो, और जो भी है किसी भी तरीके से इससे रे ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन डाइवर्ज हो रहा है, और उसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कोई एक ऑब्जर्वर है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल इमेज की जब भी बात होती है ऑब्जर्वर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोशन काइनेमेटिक्स में आप पढ़े थे तो उसके लिए ऑब्जर्वर जरूरी था, उसी तरह जब भी हम लोग ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल इमेज की बात करते हैं तो वहां पर ऑब्जर्वर का होना जरूरी है जो उस ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और उस ऑप्टिकल इमेज को देखे। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या इनकाउंटर करते हैं कि अगर हम लोग खुद ऑब्जर्वर है
तो हम लोग के सराउंडिंग से जो भी रे ऑफ लाइट हम लोग के आई पर इंसिडेंट होता है, तो वो आई पर इंसिडेंट होने के बाद हम लोग को कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे ही रे ऑफ लाइट आई पर इंसिडेंट होता है तो तुरंत वो रेटिना पर इंसिडेंट होता है। और रेटिना पर क्या होता है कि जो लाइट जैसे ही फॉल होता है, हम लोग के आई के अंदर रेटिना होता है, ठीक है। तो इस आई के स्ट्रक्चर को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी वो आपका नीड नहीं है। आपका नीड क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में समझना है। तो सिंपल सा समझो कि जो भी रे ऑफ लाइट हम लोग के आई पर इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो रेटिना पर इंसिडेंट होता है, आई के थ्रू होते हुए रेटिना पर आता है। और रेटिना पर क्या होता है कि रेटिना पर बहुत सारा ऑप्टिकल नर्व्स होता है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और वो जो लाइट जो होता है रेटिना पर, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो नर्व के थ्रू वहां पर क्या करता है, उसको सर्कुलेट करता है ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करता है कि जो भी रे ऑफ लाइट वो रिसीव किया है, जो भी रे ऑफ लाइट के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको मिला है, उस सिग्नल के थ्रू वो रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखता है। जो भी रे ऑफ लाइट वो रिसीव कर रहा है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिखता है। और जहां पर रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करता है वो ब्रेन क्या कहता है कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा इस फेनोमेनन को समझो। एक ऑब्जेक्ट यहां पर ले लिए, इससे रे ऑफ लाइट डाइवर्स हो रहा, तो डेफिनेटली ये ऑब्जर्वर है, तो इसके आई पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, उसमें से मात्र 2 रे ऑफ लाइट हम ले लिए, ओनली 2 रेज ऑफ लाइट ले रहे हैं। हम 3-4 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 इस पर इंसिडेंट नहीं हो रहा है, इस पर बहुत सारा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ओनली हम 2 रे ऑफ लाइट को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही 2 रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा, इसके रेटिना पर आएगा, रेटिना पर क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को जाएगा। और ब्रेन को क्या लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट वो रिसीव किया है, इनको पीछे जाकर देखेगा कि वो कहां से आ रहे हैं। ये दोनों रे ऑफ लाइट, वो कहेगा कि जो रे ऑफ लाइट आ रहा कहीं ना कहीं से आया होगा, वो कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट से आया होगा, चाहे वो खुद से लाइट मतलब डाइवर्ज कर रहा हो या किसी का दूसरे का सहायता लेकर। जैसे हम लोग क्या होगा, जैसे ये सिंपल देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस लाइट के हेल्प के थ्रू लाइट ऑल डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा, इसका कुछ फ्रैक्शन मेरे आई पर आ रहा, और जो आई जो भी रेटिना पर इंसिडेंट कर रहा है, जो ब्रेन के पास जो भी सिग्नल जा रहा है, उस सिग्नल के थ्रू जो ब्रेन होता है वो क्या इंटरप्रेट करता है, उसको लगता है कि जो ये रे ऑफ लाइट आ रहा ना, जो रिसीव हो रहा ना, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, किसी एक वस्तु से आ रहा होगा, जो लाइट क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है ब्रेन कि इन दोनों रे ऑफ लाइट को जो रिसीव किया उसको पीछे जाकर देखता है कि कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि जहां इंटरसेक्ट करेगा वही उसका लोकेशन होगा। तो ये दोनों इंटरसेक्ट यहां कर रहा है, तो आई कहता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। इसको थोड़ा सा फील आता है कि ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं होगा, ठीक है। फील क्या मतलब, वो दिखता है, दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हम मार्कर को देख रहे हैं, तो मार्कर को देखते समय क्या लग रहा है कि भाई ये मार्कर वहां हमको दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि यहां पर है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी रे ऑफ लाइट आई पर इंसिडेंट हो रहा है वो ब्रेन के पास जा रहा है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है। कैसे इंटरप्रेट कर रहा है कि वो जो भी रे ऑफ लाइट रिसीव करता है उसको प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब उसके साथ पीछे जाता है। तो जहां इंटरसेक्ट करता है वहीं पर क्या होता है, इमेज होता है, ठीक है। तो यहां देखो, ये क्या है, इमेज नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट होता है। तो ब्रेन को लगेगा कि इतनी डिस्टेंस पर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। क्लियर, क्योंकि जो भी ब्रेन है या आई है वो रे ऑफ लाइट अपने सराउंडिंग से क्या करेगा, रिसीव करता है, ठीक है। अब देखो एक सिचुएशन यहां ली है, एक प्लेन मिरर ले लिया, और ये जो प्लेन मिरर है इसके ठीक सामने एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, और ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर जैसे इसको देखना, जैसे ये ऑब्जर्वर यहां पर होगा तो पता है इसको कितना रेस ऑफ लाइट मिलेगा, इसको 2 तरह का रे ऑफ लाइट मिलेगा। ये जो ऑब्जर्वर है, जो उसके आई पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, यह 2 तरह का रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा। एक रे ऑफ लाइट जो कह सकते हो कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा था, वह रे ऑफ लाइट रिसीव होगा, और कुछ रे ऑफ लाइट इसको डायरेक्ट रिसीव होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहां से जैसे डायरेक्ट रिसीव हो रहा था, तो यहां से डायरेक्ट रिसीव होगा, तो इसको पता है कि 2 तरह का रे ऑफ लाइट मिल रहा है। जैसे हम लोग 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, जैसे यहां 2 देख पा रहे हैं, क्यों 2 ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे भी रे ऑफ लाइट मेरे पास आ रहा है, इससे भी रे ऑफ लाइट आ रहा है। थोड़ा सा ये देखने का प्रोसेस सही से समझो। तो उसी तरह ये जो ऑब्जर्वर है, इसको सराउंडिंग से यहां पर अभी जब इस प्लेन मिरर की तरफ देख रहा था, तो इसको सराउंडिंग से 2 डिफरेंट टाइप्स का रे मिल रहा है, मतलब केवल 2 ही नहीं मिल रहा, मतलब इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट मिल रहा है, लेकिन 2 टाइप का कलेक्शन मिल रहा है। एक कुछ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट उसको मिल रहा है जो इस तरह कुछ आ रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा, ठीक है, और कुछ से डायरेक्ट आ रहा, ठीक है। तो डेफिनेटली सोचो, अगर हमको 2 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा, क्यों दिखाई दे रहा कि इससे भी रे ऑफ लाइट आ रहा है, इससे भी आ रहा है, तो इसको 2 तरह का रे ऑफ लाइट, एक तो डायरेक्ट ऐसे मिल रहा था और एक रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा था।
ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये छोटी सी बात आपको बार बार पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यूज करना होगा, क्योंकि यहां पर जो कैसे हम लोग इमेज या ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो ध्यान से देखो, ये जो आई है इस पर दो तरह का रेज ऑफ लाइट मिला। तो जो पहला कलेक्शन है उससे कहेगा कि यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्लेन मिरर के सामने इसको रख दोगे और देखोगे तो आपको ये भी दिखाई देगा, इसका इमेज भी दिखाई देता है। लेकिन ब्रेन कैसे इसको समझता है? ब्रेन कहता है कि यहां से जो डायरेक्ट रे ऑफ लाइट आ रहा था तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां दिख रहा है, ये इसको दिखाई देगा। लेकिन ब्रेन कह रहा है कि भाई ये जो दो रे ऑफ लाइट है या ऐसा कलेक्ट जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, ब्रेन को नहीं पता है रिफ्लेक्शन, ब्रेन को रिफ्लेक्शन नहीं पता है। ब्रेन को लग रहा है कि ये दो जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, जो डायरेक्ट आ रहा था उनसे डिफरेंट है। ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं और से आ रहा है। ये दो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट इसको मिल रहा था तो ये कहेगा कि भाई यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये कह रहा है कि ये दो रे ऑफ लाइट यहां से नहीं आ रहा। ये जो आई है या जो ब्रेन है, वो ब्रेन क्या इंटरप्रेट करेगा कि ये दोनों रे ऑफ लाइट यहां से नहीं आ रहा भाई। जैसे मान लो कि इस ब्रेन के साथ इस जो भी ब्रेन है, एक ऑब्जेक्ट हम यहां रखते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते, तो इसको क्या केवल यही दिखाई देगा? ये भी दिखाई देगा, इसको ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। मतलब कह सकते हो कि इस ऑब्जर्वर को ये दिखाई तो देगा ही, प्लस ये भी दिखाई देगा, क्योंकि कहेगा कि यहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है और यहां से कुछ अलग टाइप का रे ऑफ लाइट यहां दिख रहा है। कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है, तो यहां भी एक ऑब्जेक्ट दिखेगा और यहां पर ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये कह रहा है कि कुछ रेज ऑफ लाइट हमको ऐसा, मतलब जो भी कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट मिला उसमें से दिख रहा है कि कुछ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट का सबका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां है। तो कहेगा यहां एक कुछ ना कुछ है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम ऑब्जेक्ट दे दिया हम। फिर ये ब्रेन कहेगा कि भाई कुछ रेज ऑफ लाइट ऐसा है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां नहीं है, कहीं और होगा। तो ब्रेन क्या करता है, इनको पीछे जाकर देखता है कि ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखेगा कि इंटरसेक्ट कहां करेगा, यहां से। तो ब्रेन को क्या लगता है कि एक ऑब्जेक्ट यहां भी है, क्योंकि जितना रेज ऑफ लाइट, ये मान लो कि इस तरह का 100 रे ऑफ लाइट यहां से रिसीव किया और ऐसा 100 रे ऑफ लाइट यहां रिसीव कर रहा है, तो ये ब्रेन कहेगा कि यहां से जो रिसीव हो रहा था उसका इंटरसेक्शन यहां है, और इस तरह का जो रेज ऑफ लाइट है जो यहां से हमको मिल रहा है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है। मतलब इसको क्या फील होगा कि यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट है। मतलब इस ऑब्जर्वर को अपने सराउंडिंग में दो, कह सकते हो एग्जैक्टली इसी तरह का दो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ब्रेन कहेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट है। ब्रेन कहेगा कि क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट है। सोचो ना, जो ऑब्जर्वर एक आदि मानव होता है, जो कह सकते हो कि 1,00,000 वर्ष पुराना अगर कोई इंसान होता, जब उसको न लाइट के बारे में पता था न प्लेन मिरर के बारे में पता था, तो उसको क्या लगता है, एक आम यहां रखा रहता तो उसको लगता है कि यहां दो आम है। ये तो अब हम लोग जानते हैं, जब हम लोग इतना कुछ रिसर्च करके जब हम लोग डेवलप्ड हो गए, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना डेवलप्ड हो गया, तब हमको थोड़ा सा ज्ञान हुआ। तब अब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन हमेशा समझ रहा है कि दो ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब हम लोग अपने ज्ञान के आधार पर जो अभी तक पढ़े हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये रियली का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इससे रे ऑफ लाइट इसके पास आ रहा है। लेकिन यह जो ऑब्जेक्ट कह रहा है ब्रेन, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, इसका इमेज है। क्योंकि ये ब्रेन को लग रहा था कि यहां से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा, और ब्रेन को यह भी लग रहा है कि यहां से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा। ब्रेन क्या देखता है कि जो रे ऑफ लाइट रिसीव करेगा तो वो पता करता है कि कहां से डाइवर्ज हो रहा है, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां दिख रहा है, यहां से दिख रहा है। तो ये कहेगा ब्रेन कि यहां पर जो भी ये ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्ट, मतलब ये जो दोनों रे ऑफ लाइट आ रहा होगा कहीं ना किसी ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होकर आ रहा होगा। तो वो कहेगा यहां से पहला तो ये जो रिसीव कर रहा है इसके थ्रू कहेगा कि यहां पर मिल रहा है, और नेक्स्ट ये जो दोनों मिल रहा है तो ये कहेगा कि ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं किसी से डाइवर्ज हो रहा है, तो वो कहेगा यहां से डाइवर्ज होकर आ रहा है। उसको लगेगा कि एग्जैक्टली यहां से डाइवर्ज होकर आ रहा है, उसको लगेगा कि इस स्पेस में दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जस्ट उसका कह सकते हो कि भ्रम कह सकते हो कि ये भ्रम है कि यहां एक ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहां से नहीं आ रहा है, ये इसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ये इसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है। मतलब ये ध्यान से देखो, ये मिरर नहीं होता तो ये तो सीधे इधर चला जाता, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट मिलता ही नहीं इसको। लेकिन एक्चुअली प्लेन मिरर ला के रख दिए, तो लाने से क्या हुआ, इसको क्या फील हो रहा है इस ऑब्जर्वर को कि
रे ऑफ लाइट यहां से भी डाइवर्ज हो रहा और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ, इससे भी ऐसे डाइवर्ज होकर इसके पास आ रहा है। लेकिन हम लोग अपने नॉलेज के थ्रू जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग समझ गए तो हम लोग को पता चला कि जो रेज ऑफ लाइट है भाई, ये सब भ्रम है किसका, इस ऑब्जर्वर का। चाहे जो हम लोग देखते हैं ये रे ऑफ लाइट यहां से डाइवर्ज होकर नहीं आ रहा, ये तो भाई इसी का रे ऑफ लाइट है, लेकिन जो इधर जा रहा था वो किसी एक ऐसे ऑप्टिकल एलिमेंट से हिट करके वो रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा। तो यहां से कहा गया कि हम ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जो एक्चुअली रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करेगा, और इमेज उसको बोलेंगे जिससे रे ऑफ लाइट डाइवर्ज ना हो। या सिंपल सा इमेज का डेफिनेशन ये भी नहीं कर सकते। इमेज का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट बने, मतलब किसी ऑप्टिकल फिनोमेनन के बाद अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है एक ऑब्जर्वर को, ब्रेन को फील हो रहा है, तो उसी ऑब्जेक्ट का नाम इमेज रख दिया गया। जैसे ये ब्रेन को ये वाला क्या फील हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कब बना, आफ्टर रिफ्लेक्शन बना, तो रिफ्लेक्शन के बाद ब्रेन को या ऑब्जर्वर को जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा उसका ही नाम रख दिया गया इमेज। सिंपल सा बात है, ठीक है। दैट मीन्स देखो, जब भी हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं, यहां रखते हैं एक ऑब्जेक्ट, इसका इमेज उधर पीछे दिखाई देता है इक्वल डिस्टेंस पर, ये हम लोग को सेंस है, हम लोग अवेयर है कि ये ऑब्जेक्ट है, वो पीछे क्या इमेज है। लेकिन अगर हम लोग लाइट के बारे में नहीं पढ़े होते, अगर हमको बचपन से नहीं बताया जाता कि वो इमेज है, तो हम लोग को लगता है कि यहां भी एक मार्कर है, उधर भी एक मार्कर होता है, क्योंकि ब्रेन ये नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा। ब्रेन को क्या लग रहा है कि उधर से एक ऑब्जेक्ट वहां रखा है, वहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है। लेकिन जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े तो हम लोग को पता चला कि यह जो रेज ऑफ लाइट है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो कह सकते हो कि अगर एक ऑप्टिकल फिनोमेनन के बाद, एक किसी ऑप्टिकल फिनोमेनन के बाद, ठीक है, जो भी इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज होगा, वो क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब इमेज का कंसेप्ट तभी आएगा जब कोई ऑप्टिकल फिनोमेनन का मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिले या आफ्टर रिफ्लेक्शन मिले, तो वो जो भी रेज ऑफ लाइट मिलेगा तो उससे जो भी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा उसी ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया गया इमेज। क्लियर? तो मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट उसी को कहेंगे जिससे रे ऑफ लाइट डायरेक्ट हमको रिसीव हो। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि इससे रे ऑफ लाइट डायरेक्ट रिसीव हो रहा है। लेकिन इससे रे ऑफ लाइट अगर सामने प्लेन मिरर रखते उससे हीट करके मेरे पास आता है, मतलब तो कहेंगे कि वो एक सर्टेन ऑप्टिकल फिनोमेनन उसमें हो चुका है जो रे ऑफ लाइट रिसीव कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इससे जो भी ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा ब्रेन को, उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग इमेज नाम देंगे। तो ये याद रखना है कि आफ्टर सम ऑप्टिकल फिनोमेनन दो ही हम लोग मेनली कर सकते हैं, कौन सा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद जो भी रेज ऑफ लाइट जहां कट करेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि यहां भी एक ऑब्जेक्ट है और ये दोनों रे ऑफ लाइट यहीं से आ रहा है। ब्रेन को अभी भी लग रहा है यहीं से आ रहा है, लेकिन या ऑब्जर्वर को लग रहा है कि यहां से भी रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहां से तो आ ही रहा था क्योंकि इसको दोनों दिखाई देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि यहां से नहीं आ रहा, ये एक्चुअली इसी से आ रहा था, जो कुछ डायरेक्ट मिल रहा था, जो डायरेक्ट दिख रहा था, और ये आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेनन रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा था, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा यहां पर क्या हो रहा, ये ऑब्जेक्ट एक नया दिख रहा है और इसी नए ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिए, इमेज। तो एक्चुअली इसमें 15-20 मिनट लेने का मतलब यही था कि हम जो कुछ भी पढ़े ना तो उसको थोड़ा सा फील करें, तभी आप क्या होगा ना कि अपने से कुछ नया कर सकते हो किसी भी फिजिक्स के ग्रुप में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये अच्छा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ऑब्जेक्ट का मतलब जिससे रे ऑफ लाइट डायरेक्टली आ रहा है विदाउट एनी ऑप्टिकल फिनोमेनन, लेकिन ऑप्टिकल फिनोमेनन के बाद जो भी रे ऑफ लाइट ऑब्जर्वर रिसीव करेगा उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इमेज होगा, और डायरेक्ट जो रे ऑफ लाइट रिसीव हो रहा है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है विदाउट एनी ऑप्टिकल फिनोमेनन इसको मिल रहा है इस ऑब्जेक्ट से, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से तो ये डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग इमेज कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग अपने यूनिवर्स में चारों तरफ अगर देखें
या अपने डेली लाइफ में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वो तो या ऑब्जेक्ट होता है या इमेज होता है। सुबह जाते हो, ब्रश करते हो, आईने के सामने खड़े होते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो? इमेज देखते हो। अपने आसपास देखते हो, कुछ देखते हो, क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि मिरर में आपको क्या दिखता है? इमेज दिखता है। इमेज का मतलब क्या है? जो भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रहा है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखते हो। ठीक है, क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग मेनली आते हैं कि अब हम लोग स्फेरिकल मिरर लेते हैं, और स्फेरिकल मिरर के केस में अगर उसके ठीक सामने ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा या और उसका नेचर क्या होगा, ये पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्फेरिकल मिरर इमेज कहाँ बनाएगा, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, ये पता करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि प्लेन मिरर में बहुत आसान है। प्लेन मिरर में हम लोकेशन कर सकते हैं कि अगर कोई प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा इसका इमेज भी कहां बनेगा? उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा इमेज भी क्या होगा? उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेचर इसका क्या है, ये जो इमेज है, ये जो इमेज होता है इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज होता है। मतलब प्लेन मिरर के केस में पोजीशन भी पता होता है कि इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनता है और हमेशा वर्चुअल बनता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में वो रियल भी हो सकता है, इमेज वर्चुअल भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, डिमिनिश्ड भी हो सकता है, मैग्नीफाइड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस प्लेन मिरर में बहुत आसान था, लेकिन स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा हमको मेहनत करना होगा, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना, एक्स्ट्रा कह सकते हो कि कुछ नॉलेज हम लोग को रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है कि एक कनकेव मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, उसका नेचर क्या होगा, या एक कन्वेक्स मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, उसका नेचर क्या होगा। इन सब चीज़ों को जानने से पहले कुछ रूल्स है इमेज फॉर्मेशन का। स्फेरिकल मिरर के केस में कुछ रूल्स हम लोग जनरलाइज करते हैं। एक जनरलाइज्ड आइडिया है, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है रिलेटेड टू इमेज ट्रेसिंग। जो इमेज ट्रेस करेंगे कि एक कॉन्केव या कन्वेक्स मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, उसका नेचर क्या होगा। इन बातों को समझने के लिए उसके पहले हम लोग कुछ रूल्स के बारे में जानना जरूरी है, और ये रूल्स है रिलेटेड टू कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर। और इस रूल को जानने के बाद ही आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ कनकेव मिरर बनाएगा या कन्वेक्स मिरर बनाएगा तब वो बता सकते हो, उसका नेचर क्या होगा तब आप बता सकते हो। पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, अब हम लोग देखने ये जा रहे हैं कि रूल्स जो होता है कि इमेज बनाने के लिए जो रूल्स कुछ है, तो वो रूल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर अलग अलग लेकर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग और इमेज फॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो अगर मैं बात करूं कि जो स्फेरिकल मिरर के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने से पहले कि उसका इमेज कहां बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये 4 रूल जो है, या कह सकते हो कि सिंपल 4 रेज ऑफ लाइट के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर वो डिटेल में अगर ये 4 रेज ऑफ लाइट अगर हम ध्यान में रखते हैं, ये 4 पॉइंट ये ध्यान में रखते हैं, तो हम लोग कोई भी मिरर हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखने पर उसका इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ये हम बहुत आसानी से रे डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। रे डायग्राम के थ्रू हम लोग बिना मैथमेटिक्स का यूज किए हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज के लोकेशन को बता सकते हैं। लेकिन इन चारों रूल्स के बारे में समझने से पहले पहली बात हम लोगों को यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यहां पर जो मिरर्स हम लोग यूज करेंगे, अब जो स्फेरिकल मिरर हम लोग लेंगे वो क्योंकि अभी तक जितना कुछ हम लोग पढ़े थे, जिसमें जो स्फेरिकल मिरर हम लोग लिए थे, वो स्फेरिकल मिरर क्या था कि वो एक लार्ज एपर्चर का था। एपर्चर इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि जिसका कह सकते हो कि इफेक्टिव जो एरिया होता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वाला, वो एरिया ज्यादा था। मतलब ऐसा कुछ लिए थे, इतना बड़ा कुछ हम लोग मिरर लिए थे, कॉन्केव या कन्वेक्स। ठीक है, तो बड़े अपर्चर वाला अगर हम कोई स्फेरिकल मिरर लेते हैं, चाहे कॉन्केव ले ले चाहे कॉन्वेक्स ले ले, तो एक्चुअली देखो जैसे मान लो ये वाला अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर लेते हैं तो ये कह सकते हो कि छोटा कर्वेचर का है, लेकिन अगर बड़ा कर्वेचर का होता तो इससे जो इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उससे जो रे ऑफ लाइट जाएगा, उस रे ऑफ लाइट जब इस पर इंसिडेंट होगा तो वो 2 तरह का होगा, एक मार्जिनल होगा और दूसरा पैरेक्सियल होगा। क्योंकि अगर बड़ा इसका अगर कर्वेचर होगा या कह सकते हो बड़ा अपर्चर होगा, तो जो रे ऑफ लाइट
इसको इनकाउंटर करेगा या जो जिस रे ऑफ लाइट से ये मीट करेगा, उन सारे रेज ऑफ लाइट को हम कह सकते हैं कि वो दो नेचर के होंगे, पैरेक्सियल होंगे और कह सकते हो मार्जिनल होंगे। जैसे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एक सिंपल सा ऐसा कुछ हम लोग एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर ऐसे कंसिडर करने के बाद ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है, ठीक है। इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे और उससे मान लो कि जो भी बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो जो बीम ऑफ लाइट होता है वो बीम ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मार्जिनल रेज एंड पैरेक्सियल रेज। कहने का मतलब क्या है कि कुछ रेज ऑफ लाइट जो यहां पर हिट करेगा तो वो डेफिनेटली मार्जिनल होगा, या जो दो रे ऑफ लाइट यहां पर हिट करेगा तो ये फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर नहीं, कह सकते हो कि कहीं यहां कट करेगा और इससे जो होगा रिफ्लेक्शन के बाद कहीं यहां कट करेगा, या दोनों रे ऑफ लाइट। और थोड़ा नीचे आओगे तो ये थोड़ा सा इधर कट करेगा और थोड़ा नीचे आएंगे तो थोड़ा इधर कट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल ऐसे समझो, आपने देखा था, इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ करते हैं तो ये और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये थोड़ा सा डायग्राम हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। जैसे मान लो ये फोकस है और यहां पर एक रे ऑफ लाइट लेते हैं और यह जो रे ऑफ लाइट है मान लो कि ये यहां पर इंसिडेंट होगा तो ये कह सकते हो यहां से पास कर रहा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लिए, मार्जिनल ले लिए, और ये एंगल पता है 60 डिग्री होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर यहां ले लिए, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये थोड़ा इधर कट करेगा, थोड़ा सा और नीचे आएंगे थोड़ा इधर कट करेगा, ठीक है। और इसी तरह लेकिन देखो कुछ रेज ऑफ लाइट जो ऐसा कुछ होगा जो इसके क्लोज होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। ये जो रे ऑफ लाइट है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। ये जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेक्सियल है तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये फोकस है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जितनी भी रेज ऑफ लाइट है जो पैरेक्सियल है, ये भी पैरेक्सियल है, ये भी फोकस से पास करेगा। यह रे ऑफ लाइट भी पैरेक्सियल है, ये भी फोकस से पास करेगा, ठीक है। यह जो रे ऑफ लाइट है पैरेक्सियल है, सॉरी ये बहुत थोड़ा ऊपर चला गया, ये भी पैरेक्सियल है, ये भी फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो देखो अगर मान लेते हैं कि ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये जो कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट है, इन सारे रेज ऑफ लाइट को हम लोग कहेंगे पैरेक्सियल, पैरेक्सियल। लेकिन ये जितने भी रेज ऑफ लाइट हैं इनको हम लोग कहेंगे मार्जिनल, मार्जिनल रेज ऑफ लाइट, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर उसका एपर्चर मतलब कि ये वाला जो इफेक्टिव एरिया है जहां रे ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट हो रहा है, ये जो इफेक्टिव एरिया अगर ये बहुत बड़ा होगा तो ये जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट जो भी आएगा वो क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है कि उसमें मार्जिनल और पैरेक्सियल दोनों तरह के रेज ऑफ लाइट ये मिरर रिसीव करेगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट से जो भी रे ऑफ लाइट चल के आएगा उसमें मार्जिनल रेज ऑफ लाइट होगा और पैरेक्सियल होगा। तो कहने का मतलब कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि मार्जिनल से जो इमेज बनेगा, मार्जिनल अगर रेज ऑफ लाइट होगा उससे जो इमेज बनता है वो ब्लर्ड होता है। कभी कभी देखते हो कि कॉनकेव मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो देखना कि वो ब्लर दिखता है। तो ब्लर या दिखने का मतलब क्या है कि ये मार्जिनल रेज की वजह से, क्योंकि देखो ये एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो रहा है, एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो रहा है। ये देखो यहां पर ये वाला रे ऑफ लाइट यहां फोकस हो रहा है, ये वाला रे ऑफ लाइट यहां फोकस हो रहा है, ये यहां फोकस हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पर आ रहा है। तो ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, तीनों एक ही ऑब्जेक्ट से आ रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का तीन इमेज यहां बन रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरा मिलके ब्लर टाइप, आपको धुंधला टाइप मतलब ब्लर दिखेगा, पूरा ब्लर दिखेगा, आपको स्पष्ट क्लियर वो इमेज नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम देखें पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यह सारे रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो पास करेंगे, कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां आपको शार्प इमेज दिखाई देगा, वहां ब्लरनेस आएगा ही नहीं, कोई ब्लर आपको इमेज नहीं दिखाई देगा, वहां एकदम शार्प इमेज दिखाई देता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि ये दिक्कत होता है कि जब स्फेरिकल मिरर हम लेते हैं और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, अगर उस ऑब्जेक्ट से मार्जिनल रेंज ऑफ लाइट अगर इस मिरर पर इंसिडेंट होगा तो जो इमेज बनेगा वो पूरा ब्लर आएगा, आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इस डिफेक्ट को हटाने के लिए, इस डिफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मिरर लेते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो पहले ही ऐसा बना देते हैं कि मार्जिनल रेज ऑफ लाइट यहां से भाग जाए,
हम मिरर ही ऐसा बना दें कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, कुछ भी करो, उससे जो भी रेज ऑफ लाइट आए वो पैरेक्सियल ही हो, क्योंकि हमको पता है कि पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट के थ्रू जो भी इमेज बनेगा वो एकदम शार्प बनेगा और वो एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा, लेकिन इसके थ्रू मार्जिनल रेज ऑफ लाइट के थ्रू ब्लर दिखाई देता है। तो इसको कैसे इस डिफेक्ट को हटा सकते हो? आप सोच के बताओ ना, खुद से बता सकते हो यार, रटना कुछ नहीं है। हम इस मार्जिनल रेज ऑफ लाइट को हटा दे तो मेरा दिक्कत खत्म हो गया। तो ये कब हटेगा? तो हम लोग करते क्या है कि जो मिरर होता है, जो हम लोग मिरर लेते हैं उसका एपर्चर कम लेते हैं। एपर्चर कम का मतलब क्या होता है कि हम लोग इतना बड़ा एपर्चर का मिरर नहीं लेते हैं। हम लोग करते क्या है कि ऐसे जो भी ये मान लो एक मिरर है, तो मिरर इतना अगर यहां से कट करोगे, जो मिरर बनाओगे इसका एपर्चर बड़ा होगा, हम यहां से कट करते हैं, एकदम छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट करते हो तो इसका एपर्चर कम होता है, और एपर्चर कम होने की वजह से जो मार्जिनल रेज ऑफ लाइट जो यहां हिट करता है वो सब तो हट गया। तो इसका मतलब कि जो भी रे ऑफ लाइट रिसीव करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट से वो पैरेक्सियल होगा, और पैरेक्सियल होगा तो इमेज क्या होगा? स्पष्ट दिखेगा, एकदम पूरा क्लियर दिखेगा। इसलिए जब भी हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो वहां पर हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जो भी हम मिरर यहां पर लेंगे, चाहे वो कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो हमेशा स्मॉल एपर्चर का लेते हैं, एकदम स्मॉल, लगभग ये आपको सीधा दिखेगा, एकदम स्मॉल छोटा सा पार्ट कट कर दिए तो ये कभी भी मार्जिनल रेज ऑफ लाइट को इंटर करने ही नहीं देगा, क्योंकि जो भी रेज ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि रेज ऑफ लाइट जितना प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होगा वो पैरेक्सियल होगा। पैरेक्सियल का कंडीशन क्या है कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जितना प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होगा, बहुत क्लोज होगा, तो वो पैरेक्सियल होगा। ऊपर जाएंगे तो इसलिए इस वाले पार्ट को हटा दिए, इस वाले पार्ट को हटा दिए, मिरर को ही छोटा कर दिए, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा? मार्जिनल रेज ऑफ लाइट इसमें आएगा ही नहीं। अब हम पूरा टेंशन फ्री हो गए। अब कौन हम बैठ के क्या करें? अब आपको सोचना होगा कि हम बैठ के चेक करें कि कौन सा मार्जिनल और कौन सा पैरेक्सियल, कुछ नहीं करना होगा। मिरर ही ऐसा बना दिए कि मार्जिनल रेज ऑफ लाइट अपने आप वहां से डिलीट हो गया, उसकी कहानी ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये पहली बात। जब भी हम इमेज की बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, तो हम लोग उस स्फेरिकल मिरर को का अपर्चर बहुत छोटा लेते हैं, जिससे जो इमेज फॉर्म होगा वो पैरेक्सियल रेज की वजह से फॉर्म होगा और वो शार्प इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये सब बातें बहुत लोग नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से सिचुएशन में गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि स्मॉल एपर्चर का हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको सॉर्ट आउट करने का और एक तरीका है। पहला तरीका है कि इसका एपर्चर छोटा ले लिए, और दूसरा तरीका क्या है पता है? ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम में आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो कि ऐसा कुछ मिरर ले लो, आप ऐसा मिरर ले लो, और ये जो मिरर है ये पैराबोलिक मिरर है, ये स्फेरिकल नहीं है, ये पैराबोला का शेप में है। पैराबोलिक मिरर ले लिए। अगर ये पैराबोलिक स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल यूज नहीं करोगे, स्फेरिकल होगा, अगर वो शार्प इमेज बनाना ऑब्जेक्ट का तो उसका एपर्चर क्या करना होगा? छोटा करना होगा। लेकिन हम मिरर क्या करते हैं कि अगर पैराबोलिक बना दोगे तो ये पता है कि अगर मार्जिनल रेज ऑफ लाइट अगर ये है, या रे ऑफ लाइट अगर मार्जिनल है, और एक रे ऑफ लाइट हम लेते हैं जो पैरेक्सियल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां से पास करेगा, इसका इस पैराबोला का एक फोकस होता है, पढ़े होंगे, पैराबोला का फोकस होता है, और यह मार्जिनल भी यहीं से पास करेगा। मतलब जितना भी रेज ऑफ लाइट हो, चाहे पैरेक्सियल हो या मार्जिनल हो, वो ऑलवेज क्या होगा? वो एक ही फोकस से ही पास करेगा, अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो। ये जो कंडीशन है, लेकिन पैराबोलिक का और भी थोड़ा सा मतलब डिमेरिट है, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन दे सकता है कि अगर पैराबोलिक, अगर आप स्फेरिकल मिरर पैराबोलिक मिरर लेते हो, उस केस में मार्जिनल और पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको सही से नोट कर लेना, तब हम लोग क्या करेंगे? इस रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इस रूल को समझने से पहले बाय डिफॉल्ट हम लोग कैसा मिरर सेलेक्ट करेंगे? जितना भी मिरर देख रहे हो ये कैसा मिरर है? जिसका एपर्चर बहुत छोटा होगा। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इमेज पूरा क्लियर चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर ये पैराबोलिक मिरर होगा तो मार्जिनल हो चाहे पैरेक्सियल हो, सारा का सारा उसके फोकस ऑफ द पैराबोला से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो रूल्स क्या है। जब इतना कुछ हम लोग समझ गए कि अब जो मिरर हम लोग यूज करने वाले हैं वो स्मॉल एपर्चर का, बहुत स्मॉल एपर्चर का स्फेरिकल मिरर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये 4 रूल अगर याद रखते हो तो आपको कुछ भी मैथमेटिक्स
की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये 4 रूल समझने के बाद आप चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा और कैसा बनाएगा, किस नेचर का बनाएगा, वो सारा का सारा बता सकते हो। तो इसमें से पहला रूल क्या है पता है? पहला रूल आप देख सकते हो, ये 4 रूल आप पूरा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। पहला रूल ये कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट, हम लाइट नहीं लिखे हैं, रे पासेस टू रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। इट पासेस थ्रू द फोकस और इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अब ये जो लाइन है आपके दिमाग में अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी हम इसको, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझोगे? पहला काम कि कौन सा, पहले देखो रे ऑफ लाइट कैसा ले रहे हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक्चुअली हम थोड़ा सा बड़ा दिखाए हैं, लेकिन ये स्मॉल एपर्चर वाला स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और कोई भी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, या रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, या रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट कौन सा होगा? पैरेक्सियल होगा। कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि मिरर ही हम ऐसा बना दिए हैं कि मिरर क्या है, स्मॉल एपर्चर का मिरर है, वेरी स्मॉल एपर्चर का मिरर हम ले रहे हैं, तो इसमें को सोचना ही नहीं है कि यह पैरेक्सियल होगा या मार्जिनल होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा और कनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है कि कोई भी पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो डेफिनेटली कहां से पास करता है? फोकस से। ये तो हम लोग फोकस को डिफाइन करते समय पढ़ा था, ये कोई नया चीज नहीं है, जो पढ़े हो उसी से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर कोई भी पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। ये किससे पास करेगा? फोकस से। यहां पर आपको क्या करना है कि अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना है, ये सब हम कर चुके हैं। अभी हम डायरेक्ट उस कंडीशन को याद रखेंगे। तो यही कंडीशन लिखा हुआ है कि अब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे कि कौन सा रे ऑफ लाइट है? पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट है, ठीक है। उसको लिख नहीं रहे, लेकिन बाय डिफॉल्ट समझोगे, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा? फोकस से पास करेगा। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, इसको याद रखना कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, फोकस से पास करेगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैंने आपको बार बार कहा कि अब कुछ भी डायग्राम बनाओगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में लेना है। तो इस कॉन्वेक्स आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर भी बना सकते थे, लेकिन उधर नहीं लेंगे। जब भी हम लेंगे तो लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। इसके ठीक सामने एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले लेते हैं, और यह जो रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आपको ये बताना है कि कहां से पास करेगा। तो देखो क्या लिखा है, और इट अपीयर्स टू डाइवर्ज। तो एक्चुअली ये तो पास नहीं कर सकता है, लेकिन ये क्या होगा पता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होकर रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा कि ये लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रहा। कैसा प्रतीत होगा? अपीयर्स टू डाइवर्ज। अपीयर्स टू डाइवर्ज मतलब ये प्रतीत होगा कि ये कहां से आ रहा? फोकस से आ रहा। मतलब कह सकते हो कि अल्टीमेट दोनों में फोकस से पास कर रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअली पास कर रहा है, लेकिन इसमें अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो इसलिए लिखे हैं कि और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इट पासेस थ्रू द फोकस और इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ये पहला रूल क्लियर। तो ये कॉनकेव मिरर के केस में कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फोकस से पास करेगा। कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट होगा कि यह लगेगा कि इसे फोकस से प्रतीत होगा कि डाइवर्ज कर रहा, ठीक है क्लियर। अब देखो सेकंड पॉइंट देखते थे, ये पहला पॉइंट याद रखना, बस सिंपल सा यही ध्यान रखना, ऐसे दिमाग में सेट कर लेना कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो फोकस से पास करेगा और नहीं तो उससे लगेगा कि कन्वेक्स मिरर के केस में उससे अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा, ठीक है पहला पॉइंट। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट में आने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसके डायरेक्शन को हम प्लेन मिरर यहां लगा दें और इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, प्लेन मिरर पर ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में चल जाएगा। तो पता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे था और जैसे रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर प्लेन मिरर अगर इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगा दोगे तो रिफ्लेक्शन के मतलब इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा, और रिवर्स होने का मतलब ये फिर क्या होगा, ऐसे जाके फिर वापस ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइट के अगर पाथ को किसी भी पॉइंट पर उसके डायरेक्शन में जस्ट रिवर्स कर दोगे तो जैसे वो आया था वैसे ही चल जाएगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जाता है, फोकस से पास करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो वही कंडीशन सेकंड लिखे है। पहला कंडीशन, ये पहला रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला रे ऑफ लाइट, और इस तरह के रे ऑफ लाइट को हम लोग कंस्ट्रक्शनल रे कहते हैं। कंस्ट्रक्शनल रेज का मतलब क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, ये इसको कंस्ट्रक्शनल रे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रे के थ्रू हम लोग इमेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये बाद में समझ में आएगा, लेकिन अभी ध्यान रखना कि इस तरह के रे को हम लोग कंस्ट्रक्शनल रे कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर एक रे मतलब दिया है कि रे पासिंग थ्रू द फोकस, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करेगा, जैसे इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, फोकस से पास करेगा तो जिस पाथ के थ्रू आया था उसी तरह चल जाएगा। मतलब फोकस से पास करेगा तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, उस रे ऑफ लाइट का क्या होगा। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि इंसिडेंट अगर ऐसा होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो इंसिडेंट अगर फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो वही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। तो जो सेकंड कंस्ट्रक्शनल रेज है उसका कंडीशन क्या है कि रे पासिंग थ्रू फोकस, और रे पासिंग थ्रू फोकस मतलब ये वाला कॉनकेव मिरर है। मान लो कि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है ऐसे, इसका क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ये याद रखना कि रे पासिंग थ्रू फोकस और appears to converge at focus, और appears to converge मतलब ये फोकस वाला लाइन है, ऐसा रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट जो कन्वेक्स के केस में उसके तरफ अपीयर टू कन्वर्ज होना चाहता है, कन्वर्ज होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि वो फोकस पर ही जाना चाहता है। अगर वो मिरर नहीं होता तो फोकस पर चला जाता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि अ रे पासिंग थ्रू फोकस, और कंडीशन क्या है, और अपीयर्स टू कन्वर्ज एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेकेंड जो रे है ये कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा या अपीयर्स टू कन्वर्ज एट फोकस होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, ये डायरेक्ट पैरेलल हो जाएगा। अब हम लोग कुछ भी लॉज यहां पर यूज नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, अगर फोकस की तरह कन्वर्ज होगा देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड कंस्ट्रक्शनल रेज है। थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखो, और रे पासिंग थ्रू इस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, ये सारा रेज इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट कैसा है, पैरेक्सियल है, ध्यान रखना, ठीक है। या रेज ऑफ लाइट पैरेक्सियल का मतलब ये नहीं कि हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। पैरेक्सियल का मतलब है कि जो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो लेस देन 5 डिग्री होगा, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा तो पता क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा नहीं बता सकते हो। तो ये तो सेंटर से जाने वाला कोई भी लाइन वो नॉर्मल होता है, मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मल के लॉन्ग जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो है रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगा कॉनकेव मिरर में तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, और रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट रिट्रेसेज इस पाथ, वो अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, इसी में कन्वेक्स मिरर के केस में पास तो नहीं करेगा लेकिन इसके तरफ डायरेक्टेड हो सकता है, पास तो नहीं करेगा लेकिन इसके केस में क्या हो सकता है, डायरेक्टेड हो सकता है। तो रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होगा देन आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा, ठीक है। ये तीसरा कंस्ट्रक्शनल रेज है, ठीक है। फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आर सिमेट्रिकल अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब कि अगर एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो पोल पर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एट पोल, सॉरी यहां पर एक स्टेटमेंट छूट गया था, एट पोल, कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एट पोल आर सिमेट्रिकल अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। कैसे, सोचो ना, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, पोल पर इंसिडेंट हो रहा है,
ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, पुल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो ये जितना एंगल फॉर्म करेगा, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तो खुद लाइन नॉर्मल हो गया, तो सेम एंगल के साथ ऐसा हो गया। तो जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ये इसका मिरर इमेज है। मतलब कह सकते हो कि सिंपल सा प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये कौन सा रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, दोनों क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है, सेम एंगल होगा। अच्छा, कॉन्वेक्स के केस में रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अबाउट देखो सिमेट्रिकल है, तो यही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या था, 4 रूल्स है, मतलब 4 कंस्ट्रक्शनल रेज है, इन चारों को ध्यान में रखते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। पहला क्या है कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, देख लेना उसको याद कर लेना पूरा, ठीक है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो डेफिनेटली आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। किससे पास करेगा, फोकस से, ठीक है। मतलब इंसिडेंट अगर ऐसा है तो फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज, क्योंकि इससे तो पास नहीं कर सकता है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या है, अ रे पासिंग थ्रू फोकस, कोई भी अगर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास करेगा फोकस से, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, वो पैरेलल टू द क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जैसे इस केस में देखो, रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का फोकस से अगर मतलब है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और ये तीसरा कौन सा है कि कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगी, गुजरेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। जैसे यहां देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, तो उसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, ठीक है। और फोर्थ क्या है, पोल पर जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, जितने एंगल पर होगा उतने एंगल पर ये दिखेगा, ठीक है। दोनों केस में हम लोगों ने दिखा दिया, क्लियर। तो ये 4 कंस्ट्रक्शनल रेज है, इन चारों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तब आप क्या कर सकते हो कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में आप डिटेल में बता सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।